चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं पीआईबी से। पीआईबी में बताया गया है बीना पनकी बहुत्पाद पाइपलाइन परियोजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है, तो उसी को लेकर ये न्यूज़ आई है। इसकी टोटल लागत बताई गई है 1524 करोड़ रुपए और इस परियोजना से पूर्वी यूपी, मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, दक्षिणी उत्तराखंड में उत्पादों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। निर्माण चरण के दौरान 5 लाख मानव दिवसों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान यहाँ पर किया जाएगा। इसका मतलब ये है इतने दिनों तक लोगों को काम मिलेगा। बीना रिफाइनरी से लेकर के पनकी, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित POL टर्मिनल तक बहुउत्पाद पाइपलाइन को प्रधानमंत्री मोदी ने 28 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित किया था। 356 किलोमीटर लंबी परियोजना की क्षमता लगभग है 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। इस परियोजना में टैंकेज क्षमता में वृद्धि करना है और पनकी POL टर्मिनल पर रेल लोडिंग गेंट्री का निर्माण करना भी इसमें शामिल है। लागत बताई गई है 1524 करोड़ रुपए, यूपी में 1227 और मध्य प्रदेश में 297 करोड़ रुपए है। और ये जो परियोजना है यूपी के इन 5 जिलों को कवर करेगी, जैसे कि ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर। एमपी में 2 जिले आ रहे हैं, सागर और टीकमगढ़। आगे बताया जा रहा है जो बीना की रिफाइनरी है ना, यहाँ से जो प्रोडक्ट हैं वो सेफ और बढ़िया तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से उनका निकासी हो सके और इसके साथ साथ पूर्वी यूपी, मध्य यूपी, उत्तरी बिहार, दक्षिणी उत्तराखंड में प्रोडक्ट की उपलब्धता बढ़ जाएगी, उनकी सप्लाई आसानी से हो सके। इस परियोजना में MS, HSD और SKO की ढुलाई के लिए बीना स्थित बीना डिस्पैच टर्मिनल से पनकी, फिर कानपुर स्थित POL टर्मिनल तक 3.5 MMTPA की डिजाइन क्षमता वाली 18 इंच डाया और 356 किलोमीटर लंबी बहु उत्पाद पाइपलाइन, यूपी में 283 है और MP में है 73 किलोमीटर को इसमें बिछाया जाएगा। अब हम चलते हैं न्यूज़पेपर की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़पेपर में कौन कौन सी बातें लिखी हैं। 2 more वैक्सीन्स एंड एक ड्रग ज्वाइन किया है इंडिया की फाइट में अगेंस्ट कोरोना। कोरोना की लड़ाई के खिलाफ में 2 और नई वैक्सीन शामिल हो रही हैं। इसके अलावा एक ड्रग भी इसमें शामिल हो गया है हमारे यहाँ पर। कोर्बेवैक्स, कोवैक्स शॉट्स एंड मोलनुपिरेवियर गेट इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। इमरजेंसी यूज़ के हिसाब से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, 2 वैक्सीन और 1 ड्रग का। इंडिया हैज़ अप्रूव्ड 2 more कोरोना वैक्सीन एंड द एंटीवायरल ड्रग मोलनुपिराविर अंडर इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने ट्विटर में ट्वीट किया था ट्यूसडे के दिन। करेंटली इंडिया यूजेस कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक V फॉर वैक्सीनेशन। अभी वर्तमान में देखा जाए तो 3 वैक्सीन हमारे यहाँ पर यूज़ करी जाती हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। कोर्बोवैक्स टू बी मेड बाय हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई, इसका निर्माण किया गया हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई है। ये एक प्रकार का प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन मानी जाती है। इसके अलावा कोवोवैक्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, इस नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन है ये। आगे बताया जा रहा है कोर्बेवैक्स हैज़ बीन को डेवलप्ड बाय बायोलॉजिकल ई, द बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन इन ह्यूस्टन US। इसके अलावा US कंपनी डायनावैक्स टेक्नोलॉजीज, ये सब मिलकर के कोर्बेवैक्स का निर्माण किए हैं। कोवैक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर लाइसेंस फ्रॉम द नोवोवैक्स। ठीक है, लाइसेंस मिला है नोवोवैक्स के अंदर में। ए US बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी। द वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द WHO अंडर इट्स इमरजेंसी यूज लिस्टिंग एंड देयरफॉर विल बी अवेलेबल ग्लोबली एज पार्ट ऑफ कोवैक्स initiative to ensure that at least 40% of the world is vaccinated on the priority। इसके बाद वो जो ड्रग की बात करी जाती है
which was approved this month by the US Food and Drugs Administration. US FDA के द्वारा इसको अप्रूवल मिला है. क्लोज ऑन द हील्स ऑफ पैक्सलोविड बाय फाइजर ILs. इसको आप किसके जैसा समझ सकते हैं? पैक्सलोविड के जैसा समझ सकते हैं. इज सेड टू बी प्रोमिसिंग ड्रग फॉर दूस विथ माइल्ड एंड मॉडरेट डिसीज, जिनको उतना ज़्यादा घातक कोरोना भी नहीं हुआ है. एंड आल्सो ईजिली एडमिनिस्टर्ड एज ए पिल, और आप इसको पिल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं. बताया जा रहा है 13 कंपनीज इन इंडिया आर सेट टू मैन्युफैक्चर इट. अपने यहाँ पर 13 कंपनीज हैं जो कि सेटअप हुई हैं इसको निर्माण करने के लिए. इट हैज़ बीन अप्रूव्ड अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन फॉर ट्रीटिंग एडल्ट्स विथ कोरोना हु हैव हाई रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू डिसीज. इसके अलावा USFDA के बारे बताया जाता है क्या है. द USFDA इन ए रिसेंट स्टेटमेंट में कहा है कि ये ड्रग जो कि वर्क बाइड इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक एरर इनटू द वायरस, इट आउट टू बी प्रिस्क्राइब्ड with caution and was not recommended as a preventive and only certain adults for whom alternative corona vaccine treatment option authorized by FDA were not accessible or clinically appropriate. अगली जो न्यूज़ आई है वो आई है FCRA की रजिस्ट्रेशन को लेकर के. FCRA एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था 2010 वाले में, तो 2020 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था. और जो NGO रहते हैं विदेशों से जो फंड प्राप्त करते हैं उन पर थोड़ी सी इसमें कसावट लाई गई थी कि कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो बताया जा रहा है यदि आपको विदेश से चंदा प्राप्त करना है तो आपको FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है. अब FCRA में अनिवार्य कर दिया गया है. दूसरी बात, आधार कार्ड चाहिए, SBI में अकाउंट होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, जिसके चलते चलते NGOs को प्रॉब्लम होती है विदेश से चंदा प्राप्त करने के चलते चलते. अब इसमें बताया जा रहा है ऑडिट हुई एक NGO है जिसकी स्थापना करा था नोबेल प्राइज़ जो विजेता है ना, उनका नाम यहाँ आगे पता चल जाएगा, नोबेल प्राइज़ विजेता रही थी, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी. तो ऐसे कई सारे NGOs हैं जो कि विदेश से चंदा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं. 10 से 15% ऐसे लोग हैं, ऐसे NGO हैं जो कि वंचित रह जाएंगे फॉरेन से कंट्रीब्यूशन हासिल करने के लिए FCRA के चलते चलते. यही बात यहाँ पर बताई गई है. तो इस NGO की जब ऑडिटिंग हुई थी तो सरकार को ऐसा लगा था कि इसने जो बाहर से पैसा प्राप्त किया है ना, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं, हो सकता है गलत यूज़ किया हो, और भी यदि अन्य टाइप की गड़बड़ियाँ सामने आई थी उसी को लेकर के ये न्यूज़ छपी है. इसलिए सरकार ने इनके रजिस्ट्रेशन में डिले कर दिया था या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अभी कुछ टाइम के लिए मना कर दिया था. बताया जा रहा है कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी MOC, a Catholic religious congregation set up by Nobel laureate मदर टेरेसा इन 1950. इसकी स्थापना किया था नोबेल विजेता हैं मदर टेरेसा 1950 में. ठीक है, इनका नाम भी यहाँ पर बताया गया है MOC. एक कैथोलिक रिलीजियस, एक प्रकार से धर्म सभा नहीं होती है क्या, इस टाइप का ये NGO है. 1950 में इसकी स्थापना हुई थी. बताया जा रहा है वाज नॉट रिन्यूड बिकॉज, इसका रजिस्ट्रेशन फिर से रिन्यू नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसकी जब ऑडिटिंग की गई थी तो इसमें इरेगुलरिटीज़ पाई गई, ऐसा सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है. द कमेंट कम्स ए डे आफ्टर द यूनियन होम मिनिस्ट्री सेड इट रिफ्यूज टू रिन्यू द रजिस्ट्रेशन एज सम एडवर्स इनपुट्स वर नोटिस्ड. In a statement on Monday, the ministry said the decision was taken on December 25 as the congregation did not meet the eligibility condition. It has not requested a review of the refusal. और दूसरी बात यह है कि यदि रिफ्यूज़ल मिला भी सरकार की तरफ से तो फिर रिव्यू के लिए डालना था NGO को.
FCRA रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर एनी NGO और एसोसिएशन टू रिसीव फॉरेन फंड और डोनेशन। बताया जा रहा है FCRA का रजिस्ट्रेशन जरूरी है यदि आप विदेश से चंदा डोनेशन चाह रहे हैं अपने NGO को चलाने के लिए। तो द होम मिनिस्ट्री इज कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ FCRA, और कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है इसकी? होम मिनिस्ट्री है। एंड इट कंडक्ट्स इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स ऑफ NGOs टू इस्टेब्लिश इफ देयर बुक्स आर इन ऑर्डर। बताया जा रहा है कि टाइम टाइम पर होम मिनिस्ट्री इसकी चेकिंग ऑडिटिंग करवाते रहे। द लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल रिटर्न फाइल्ड बाय द congregation on December 13 running into 76 pages has detail of donations and expenditure। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो सेबी को लेकर के है। सेबी ने कुछ नियम कानून में बदलाव किए हैं, उसी को लेकर के ये न्यूज़ छपी है। देखो, लगातार कई सारी कंपनी हैं अपना IPO लेकर के आती हैं और अपने प्रॉफिट को, अपने बिजनेस को बढ़ाते रहती हैं। ऐसे में CBI ने क्या काम करा है? IPO से जो पैसा कंपनी जुटाती है उसके यूज़ को से लेकर के जुड़े जो नियम हैं उसमें कई सारे चेंजेस किए। सेबी ने IPO से जुटाई गई राशि के यूज़ से रिलेटेड जो नियम है उसको और भी कड़ा करने के लिए बदलाव कर रहा है। इसके अंतर्गत IPO लाने वाली कंपनियों को मार्केट से जो पैसा उन्होंने जुटाया है उस रकम के जरिए किए जाने वाले अधिग्रहण का खुलासा करना होगा। ठीक है, उस पैसा से आप किस चीज़ का अधिग्रहण कर रहे हो उसकी डिटेल देना पड़ेगा। सेबी ने IPO से प्राप्त राशि का इस्तेमाल फ्यूचर में किसी अधिग्रहण टारगेट के लिए करने की सीमा भी तय कर दी है। इसके अलावा नॉर्मल कॉरपोरेट उद्देश्य के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए भी आरक्षित कोष की भी निगरानी करी जाएगी। मंगलवार को ही सेबी बोर्ड की बैठक में ये सारे नियम फैसले लिए गए थे। अब यहाँ पर कौन कौन से नियम में चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि जब बैठक हुई थी बोर्ड की तो इस बयान में कहा गया है कि सेबी ने कहा IPO में शेयर होल्डर्स द्वारा ऑफर फॉर सेल के तहत शेयरों की बिक्री के लिए कुछ शर्तें तय की गई। इसके अलावा एंकर निवेशकों के लिए लॉक इन पीरियड को भी बढ़ाकर के 90 दिन करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही सेबी ने नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए आवंटन के तौर तरीकों में भी बदलाव कर रहा है। सेबी के चेयरपर्सन अजय त्यागी का कहना है, रेगुलेटर का इरादा किसी भी तरीके से IPO प्राइस को कंट्रोल करना नहीं है। उन्होंने बोर्ड की बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत में कहा था, प्राइस डिस्कवरी बाजार का काम है, वर्ल्ड लेवल पर ये इसी तरह से होता है। इसके अलावा IPO के जरिए मिलने वाले फंड का 35% ही ऐसे अधिग्रहण और नॉर्मल कॉर्पोरेट उद्देश्य के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अधिग्रहण या फिर स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट के लक्ष्य की अभी पहचान नहीं हुई है। अब सेबी क्या कह रही है? नए ज़माने की टेक्नोलॉजी कंपनियां ऐसे उद्देश्यों के लिए फंड जुटाने का प्रस्ताव करती हैं जो इस तरह के विस्तार की पहल से संबंधित होता है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मल कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए जुटाई गई राशि को निगरानी के तहत लाया जाएगा और इसके इस्तेमाल का खुलासा निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट में होने वाला है। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ भी उसी FCRA एक्ट को लेकर के है। बताया जा रहा है नवीनीकरण को, रजिस्ट्रेशन को, रिन्यूअल को लेकर के कई सारे NGO जो है अभी भी अधर में लटके हुए हैं, अभी भी वेटिंग लिस्ट में शामिल है। न केवल मिशनरीज ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा द्वारा स्थापित इंटरनेशनल ट्रस्ट, इसके अलावा हजारों गैर सरकारी संगठन जिसको NGO कहते हैं और कई सारे धर्मार्थ ट्रस्ट इस साल के लास्ट तक विदेशी धन प्राप्त करने के लिए सरकार की अनुमति के लिए नवीनीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो FCRA के अंतर्गत रजिस्टर्ड हुए थे 22,000 से अधिक NGO के साथ। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मोदी सरकार द्वारा एक सख्त लाइन का मतलब है कि रिन्यूएबल के लिए आवेदन करने वाले कम से कम 10 से 15% जो समूह हैं इनको विदेशी चंदा प्राप्त नहीं हो पाएगा और विदेशों से धन प्राप्त करने से रोक दिया गया। जब तक सरकार रिन्यूएबल के आवेदनों की जांच की तारीख कुछ महीने बढ़ाएगी नहीं, तब तक जिनके आवेदन लंबित हैं उन्हें मंजूरी मिलने तक विदेशी धन पहुंचने से रोका जा सकता है।
इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो आई है राजस्थान से। राजस्थान की सरकार कह रही है कि अब हम अपने किसानों का कर्ज माफ़ करने वाले हैं। राजस्थान गवर्नमेंट टू वेव ऑल फार्म लोन्स फेसिंग बैकलैश फॉर नॉट ग्रांटिंग फुल वेवियर ऑन फार्मर्स लोन आफ्टर कमिंग टू पावर। द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान हैज़ आस्क्ड नेशनलाइज्ड बैंक, जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनको कांग्रेस की सरकार राजस्थान की कह रही है कि हम आपको एक मुश्त पैसा दे देंगे, आप उनके जो लोन हैं उनको माफ़ कर दीजिए। तो नेशनल बैंक टू वेव द लोन्स थ्रू ए वन टाइम स्कीम के माध्यम द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑफर्ड टू बियर द फार्मर शेयर इन द वेवियर स्कीम। Congress has pointed out that the central government, while it was reluctant to provide relief to farmers, had written off industrialized loan worth 7.95 लाख करोड़ in first tenure। यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा केंद्र सरकार की आलोचना करी गई है कि आप किसानों के कर्ज को तो माफ़ नहीं करें, लेकिन आपने उद्योगपतियों का जो 7.95 लाख करोड़ रुपया है ना, उसको किस में डाल दिया था, बट्टे में डाल दिया था। Shortly after being elected to power, the state government has rolled out a loan waiver of 14,000 करोड़। जब से हम सत्ता में आए हमने 14,000 करोड़ रुपया का लोन माफ़ करा है, इंक्लूडिंग 6,000 करोड़ अनाउंस्ड बाय द प्रीवियस बीजेपी रिजीम। इसमें इंक्लूड है 6,000 करोड़ रुपया जो कि अनाउंसमेंट हुआ था किसके द्वारा, प्रीवियस बीजेपी रिजीम के द्वारा, थ्रू विच ओवर 20.5 लाख फार्मर हैड बेनिफिटेड। तो इस प्रकार से इतने लाख फार्मर इससे लाभान्वित हुए हैं। द वेवियर वाज इन्फोर्स्ड फॉर द लोन्स ऑब्टेन्ड बाय कल्टीवेटर फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक्स फंक्शनिंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। आगे इसकी हिस्ट्री बताई जाती है। 2018 का इलेक्शन हुआ राजस्थान का। राहुल गांधी ने अनाउंसमेंट करा था ऑल लोन्स ऑफ फार्मर्स वुड बी वेव्ड विद इन 10 days ऑफ एज्यूमिंग पावर। Though the farmers' loan from Nationalized Bank were declared as NPA on November 20, 2018, they are yet to be waived। NPA उनको घोषित कर दिया गया है, अब उनको जो है जल्दी से उनकी माफ़ी हो जाएगी। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो आई है GI टैग से रिलेटेड है। ये ऐसे प्रोडक्ट को देते हैं जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक मूल्य है, वैल्यू है, मतलब कि वो मेनली उसी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है, वो एरिया या फिर वो वस्तु या उत्पाद उसी क्षेत्र में पाई जाती है और इसी वजह से उनका नाम होता है। इस कारण किसी उत्पाद या वस्तु को वैश्विक पहचान मिल जाती है। GI टैग एक बार में 10 साल के लिए दिया जाता है और बाद में इसको रिन्यू भी करवाना पड़ता है। भारत में भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 में आया था और 15 सितंबर 2003 को इसको लागू किया गया था। GI टैग किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक चिन्ह होता है जो उसकी विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए उसको देते हैं और ये सिर्फ उसकी उत्पत्ति के आधार पर होता है। ऐसा नाम उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को बताता है। दार्जिलिंग चाय, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पोट्री, बनारसी साड़ी और कुछ तिरुपति के लड्डू कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको GI टैग मिला है। GI टैग दूरदराज के क्षेत्रों में किसान, बुनकर, शिल्प कलाकारों की आय को बढ़ा के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाता है। गांव में रहने वाले हमारे कलाकारों के पास बेहतर हुनर, विशेष कौशल और पारंपरिक पद्धति और कुछ विधियों का ज्ञान होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहता है। तो GI टैग दिया गया। GI टैग शॉर्ट फॉर आप्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। आप्तानी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, कपड़ा है, इसके लिए GI टैग मिलने वाला है। एन एप्लीकेशन सीकिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फॉर अरुणाचल प्रदेश का आप्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैज़ बीन फाइल्ड बाय ए फर्म। एक कंपनी ने इसके लिए आवेदन करा है, जीत जीरो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये है कंपनी का नाम। द आप्तानी वीव्स कम्स फ्रॉम द आप्तानी ट्राइब्स लिविंग एट जीरो। ठीक है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ लोअर Subansiri district. The woven fabric of this tribe is known for its geometric and zigzag pattern and for its angular design.
कपड़े की खास बात बताई जा रही है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, कौन सी जनजातियाँ इसका निर्माण करती हैं। अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन फाइल्ड विद द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इन चेन्नई, द एप्टानी कम्युनिटी वीव्स इट्स ओन टेक्सटाइल। ये एक कम्युनिटी है, समुदाय के ये लोग हैं जिनका नाम यहाँ पर बार बार आ रहा है। तो ये लोग क्या काम करते हैं, खुद ही इसकी वेविंग करने का काम करते हैं कपड़ों की, फॉर वेरियस ओकेज़न, कई सारे ओकेज़न, जैसे कि कहीं तीज त्यौहार है, कुछ धार्मिक कामकाज हो गया, कल्चरल फेस्टिवल हो गए, यहाँ पर इसके लिए जो कपड़ा यूज़ किया जाता है ना, तो ये लोग खुद ही उसकी बुनाई करते हैं। द ट्राइब प्रीडोमिनेटली वेव्स शॉल्स नॉन एज जिगजीरो, जो साल बनाते हैं ये लोग उसको ये कहते हैं जिगजीरो, एंड जिलान या फिर जैकेट, कार्ड सुपुनटारी। द पीपुल यूज लीव्स एंड प्लांट रिसोर्सेज फॉर ऑर्गेनिक डाइंग ऑफ कॉटन यार्न। कलर कैसे करके करते हैं, तो कलर के लिए ये लोग नेचुरल सोर्स का यूज़ करते हैं। एंड ओनली वुमेन फॉक आर इंगेज्ड इन वीविंग, और बताया जा रहा है कि केवल महिलाएं ही इस काम में, वीविंग के काम में शामिल होती हैं।